चलिए, तो आज हम देखेंगे निर्माण के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। कल मैंने इसको बताया था, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली चट्टान है आपके पास इग्निशियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपकी अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक यानी कि परतदार चट्टान। और तीसरा है आपका रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आप पॉइंट्स के रूप में समझेंगे। सबसे पहले इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो क्रस्ट के नीचे चलिए, तो यहां पर लिखिएगा, जुड़ गए क्या रुक्मणी? चलिए, तो बता दीजिएगा आग्नेय चट्टानों के निर्माण की बात करें तो ये जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे गर्म और तप्त मैग्मा के, तप्त मतलब पिघला हुआ, गर्म और तप्त मैग्मा के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप, ठंडे होने के परिणाम स्वरूप आग्नेय चट्टानों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्रस्ट के नीचे गर्म और तप्त मैग्मा के ठंडे होने से या धीरे धीरे ठंडे होने से, तप्त मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने के परिणाम स्वरूप आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। यहां पे आपको समझना होगा क्रस्ट के नीचे और ऊपर, आप ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि क्रस्ट के नीचे और ऊपर गर्म और तप्त मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने के परिणाम स्वरूप कौन सी चट्टानें बनी हैं, आग्नेय चट्टानें बनी हैं। मतलब ये आग्नेय चट्टान, वैसे तो क्रस्ट में ही कौन सी चट्टान पाई जाती है, आग्नेय, लेकिन बात हो रही है कि अंदर का जो मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, जो मैंने बताया था हॉट स्पॉट से निकलने वाला मैग्मा, या तो क्रस्ट के नीचे या क्रस्ट के अंदर और क्रस्ट के बाहर। तो अंदर और बाहर ज्यादा बेहतर होगा, क्रस्ट के अंदर और क्रस्ट के बाहर जब ये ठंडी होकर जम जाती है तो वही आपकी कौन सी चट्टान बनाती है, तो बता दीजिएगा आग्नेय चट्टान। नीचे और ऊपर शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, तो बता दीजिए क्रस्ट के अंदर और बाहर, ये ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि क्रस्ट के अंदर और बाहर गर्म और तप्त मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने के परिणाम स्वरूप आग्नेय चट्टानें बनी हैं। ये आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा और जो लिखेंगे वही आपका नोट्स होगा। अलग से कोई नोट्स ऐसा प्रोवाइड नहीं होगा, जो आप लिखेंगे वही आपका नोट्स होगा। ठीक है, अगला बता दीजिए आग्नेय चट्टानें कैसी होती है। चलिए अगला लिखिएगा, आग्नेय चट्टानें कैसी होती है, बताइएगा। रवेदार होती है। ये रवेदार होती है, इसका मतलब यह है कि ये परतदार नहीं होती। यहां पे रवेदार का मतलब क्या है आप समझिएगा। जब हम रवा बोलते हैं, ठीक है, तो रवा का मतलब होता है कण। मतलब ये जो मैग्मा है जो कैसी है, पिघली हुई अवस्था में है। ये पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ठोस होगा। ठंडा होगा तो कैसा होगा, ठोस रूप में परिवर्तित होगा। तो ठोस के रूप में क्या बनेंगे, कण का निर्माण होगा। ठोस होगी तो जैसे एक दूध, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिएगा किसको, दूध को ले लीजिएगा। दूध जब गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, या इसको धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं तो क्या बनती है, खोआ या दानेदार खोआ। तो वो जो दाना बन रहा है या किसी भी चीज से, जब वो लिक्विड वाली चीज ठंडी होती है और उसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, दाने का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं रवेदार होना या दानेदार होना। रवेदार होना यानी दानेदार होना यानी कणदार होना। वो मैग्मा जो पिघली हुई है वो जब ठंडी हो रही है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कण का फॉर्मेशन हो रहा है। समझाऊंगा अभी आगे चल के कण का मतलब क्या है, आप समझिएगा। चलो ना आगे हम बात करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, अभी अननेसेसरी दूर जाने से कोई मतलब नहीं। तो आग्नेय चट्टानें कैसी होती है तो बता दीजिएगा, रवेदार होती है। थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं। अगर जमीन के अंदर के कणों को अगर आप क्या करिएगा, फेविक्विक डाल के चिपका दीजिए,
ये जो कण है उसके ऊपर फेविक्विक डाल दीजिए और ये पूरा कण आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये होती है रवेदार होना। ये परतदार नहीं कहलाती। परतदार में एक परतें जमती है, फिर एक लंबे समय के बाद उसके ऊपर परत जमती है। ये होती है क्या होना, परतदार होना। लेकिन सारे कण जो है वो आपस में सेट हो जाए तो वो होती है रवेदार होना। और इसके अंदर अब पानी नहीं जा पाएगा। पानी नहीं जाएगा तो कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगी, कोई अपक्षय भी नहीं होगा। परतों में क्या होती है, परतों के बीच में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है और ये कमजोर होने लगती है। खैर, तो मैंने बोला आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है, इसका मतलब यह है कि परतदार नहीं होती। और परतदार न होने से इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो बोला जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। याद रखिएगा, जीवाश्म परतदार नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसमें जीवाश्म पाया नहीं जाएगा। जीवाश्म का मतलब यह होता है जब परतों का निर्माण हो रहा होता है। जब परतों का निर्माण हो रहा होता है तो परतों के बीच में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल। जीवाश्म का मतलब होता है, क्या बताएंगे आप इसे, फॉसिल। तो जब परतदार होगी तो जीवाश्म होंगे, यानी अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे। लेकिन आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। और ना ही रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार नहीं है इसलिए जीवाश्म नहीं होंगे, और परतदार नहीं है तो जल का प्रवेश भी नहीं होगा। जल का प्रवेश नहीं होगा यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया भी इसमें संपन्न नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, याद रखिए, जल का प्रवेश नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, रासायनिक अपक्षय नहीं होगा, याद रखिएगा इसमें किसी प्रकार से। ये आप समझिएगा। इसके अलावा आप क्या बता दीजिए अगले पॉइंट में, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, इसे प्राइमरी रॉक कहते हैं, प्राथमिक चट्टान। क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के साथ सबसे पहले अगर कोई चट्टानें बनी इन तीनों चट्टानों में तो वो है आपका आग्नेय चट्टानें। तो याद रखिएगा, प्राथमिक चट्टान की बात करूं तो प्राथमिक चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के साथ, क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के साथ ही हुआ था, पृथ्वी के निर्माण के साथ ही हुआ था। इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी के निर्माण के साथ ही हुआ था। यानी कि जब गर्म पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो सबसे पहले जो चट्टान बनी वो है आपका कौन सी चट्टान, आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़िएगा। जब चट्टानों की बात करें, जब चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। मैं कह रहा हूं आग्नेय चट्टान को ही दो भागों में बांटा गया है। एक चट्टान का नाम लिखिएगा अंतः निर्मित चट्टानें, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। जैसे मैंने बताया क्रस्ट के अंदर और बाहर, क्रस्ट के अंदर मतलब अंतः निर्मित और बाहर मतलब बाह्य निर्मित। तो यहाँ पे अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान और दूसरा बाह्य निर्मित। ये आप एक दो बार पढ़ भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे आसान भाषा में वो भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़ने पढ़ाने में और बोलने में इस्तेमाल होती है, वो सेम भाषा का इस्तेमाल किया हूं मैंने, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। नहीं तो ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक टफ लगते हैं। अगर आप माजिद हुसैन की बुक उठा के देखते हैं तो ये सारी टॉपिक टफ होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन शिक्षक भर्ती या सीजी टेट में देना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अननेसरी आपको बर्डन बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़िए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका बर्डन बढ़ जाता है और ज़्यादा सिनेरियो। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी दे दिया तो वहाँ के कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, तो उसके लिए पूरा यूपीएससी की तैयारी तो की नहीं जाएगी, तो इसलिए लेंदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है विद्यार्थी के ऊपर। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य निर्मित। अब अंतः निर्मित में भी देखिएगा, समझिएगा, ये जो आपका क्रस्ट था, अब क्रस्ट का क्या होता है, क्रस्ट का मायना क्या होता है, क्रस्ट का एक निचला भाग है और क्रस्ट का ऊपरी भाग है। जैसा कि मैंने आपको कल ही भी बताया था, क्रस्ट के ऊपरी सतह पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें, और अंदर में होती है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। अब होता यह कि नीचे हॉट स्पॉट से जो मैग्मा आएगा वो या तो नीचे जमेगा, या तो अवसादी चट्टानों में, या तो वो बाहर आके बाहर जमेगा। तीन स्टेज है। चाहे अवसादी मतलब क्रस्ट का ये पूरे पार्ट के नीचे, मतलब चाहे ऊपरी हिस्से में चाहे निचले हिस्से में, ये क्रस्ट के अंदर ही है और ये हो गया बाहर। तो जब मैग्मा बाहर निकल जाएगा तो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें बनेगी, और जब वो अंदर जम रही है तो अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें हैं। अंतः में भी एक अंदर, देखिए ये ऊपर, ये नीचे और ये बीच में होने की वजह से ये वाला जो अवसादी चट्टानों में जो मैग्मा जमती है उसको बोला जाता है मध्यवर्ती चट्टानें, नीचे वाले को बोला जाता है पाताली चट्टानें।
पाताल लोग नीचे होता है, पाताल लोग नीचे होता है तो इसको पाताली बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टाने को अगेन दो भागों में बांटा गया है। एक पाताली चट्टान, पाताली चट्टान, एक मध्यवर्ती चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान, और एक बता दीजिएगा ये बाह्य निर्मित जो मैग्मा बाहर निकल गए, उसमें कोई डिवीजन नहीं है, उसमें कोई दो भाग नहीं है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब इसमें पाताली मतलब इसमें आप देखिएगा क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के नीचे अधिक गहराई पर, अधिक गहराई पर, अब देखिए अगर ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे अगर मैग्मा जम रहा है तो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्रस्ट के ऊपर जम रहा है तो भी कंपैरेटिवली उससे जल्दी होगा लेकिन धीरे ही होगा। लेकिन जब मैग्मा बाहर निकल गई तो तुरंत ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्मा अगर गर्म है तो गर्म का टेम्परेचर 2000 से ही होगा। 1500 में लोहा पिघलता है भैया, अगर मैग्मा पिघली हुई अवस्था में है तो ये मान के चलिए 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 से 2000, और बाहर का टेम्परेचर 50 है, तो मैग्मा का बाहर निकलना उसे तुरंत ठंडा करेगा, और क्रस्ट में के अंदर ठंडा होने में वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ज्यादा नीचे होगा तो और धीरे धीरे, और ऊपर होगा तो थोड़ा जल्दी, लेकिन तुरंत नहीं, याद रखिएगा। तो अंदर वाली चट्टाने जो है वो धीरे धीरे ठंडी होगी, और जब ये बाहर आ जाएगी तो ये क्या होगी? तुरंत ठंडी होगी। अब यहां पर भी फॉर्मेशन देखिए, दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं मैं। क्रस्ट के अंदर धीरे धीरे ठंडा होना और क्रस्ट के बाहर तुरंत ठंडे होने में भी बहुत फर्क है। धीरे धीरे ठंडा होने और तुरंत ठंडे होने में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। तो क्रस्ट के नीचे अधिक गहराई पर जब मैग्मा धीरे धीरे क्या होती है तो बता दीजिएगा, ठंडी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, क्रस्ट के नीचे अधिक गहराई पर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडी होती है तो पाताली चट्टान का निर्माण होता है। तो कौन सी चट्टान बनती है? पाताली चट्टान का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरा, ये एग्जाम्पल के तौर पे कौन से प्रकार का होता है, और या फिर उससे पहले एक बात और बता दूं, जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं धीरे धीरे ठंडा होने का, तो धीरे धीरे ठंडे होने में क्या होता है कि इनके जो रवे होंगे, मैंने फिर कहा मैग्मा ठंडा होगा तो रवेदार होते हैं, ये आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है, तो इनके जो रवे होंगे यानी इनके जो कण होंगे वो आकार में कैसे होंगे तो बता दीजिएगा, बड़े होंगे। धीरे धीरे ठंडे होने में कण, जो रवे होते हैं, कण होते हैं, मैग्मा के जो कण बनते हैं वो आकार में बड़े होंगे, और तुरंत ठंडे होने में कण छोटे होंगे, बारीक होंगे। मैं फिर बताता हूं आपको, क्रस्ट के जब बाहर मैग्मा निकल जाती है, और बाहर निकल जाती है तो आप उसे बोलचाल में क्या बोलते हैं? लावा। तो ये बन गई एक लावा चट्टान। इसी लावा चट्टान के बर्दन से बनती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी के कण देखिए, लावा के कण ही अपर्दित होकर बनते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी कण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लावा चट्टान के कण कैसे रहे होंगे। तो इन काली मिट्टी कण कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा। देखिए घर में गमला होगा, काली मिट्टी, मतलब घर में पौधे होंगे तो पौधों में काली मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। वहां से चुटकी भर काली मिट्टी निकालिएगा, पानी में डालिएगा, उसके कण देखने को मिलेंगे। वो कण कैसे होंगे? बहुत बारीक होंगे। तो लावा के कण कैसे हुए? बारीक। कब बारीक हुए? जब वो मैग्मा बाहर आ गई और तुरंत ठंडी हो गई। तुरंत ठंडी होने का परिणाम ये हुआ कि कण का आकार कैसा था? छोटा। और धीरे धीरे ठंडे होने से कण का आकार क्या होगा? बड़ा। मैं अभी डायग्राम दिखा के आपको क्लियर करूंगा, मैं आपको डायग्राम दिखा के क्लियर करूंगा, वेट करिए थोड़ा सा। तो क्रस्ट के नीचे अधिक गहराई पर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडी होती है तो ये कौन सी चट्टान बनती है? पाताली चट्टान। इसके रवे जो होते हैं वो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और दूसरा, ये एग्जाम्पल किस प्रकार की चट्टान का बनता है? ये ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान का निर्माण करती है। ये ग्रेनाइट चट्टान बनाती है। ये जो चट्टानें बन रही है जिसे आप पाताली चट्टान कह रहे हैं, ये ग्रेनाइट चट्टान का फॉर्मेशन करती है, और ग्रेनाइट चट्टान के कण जो होते हैं आकार में बड़े होंगे। सबका हो जाएगा तो मैं एक बार दिखा दूंगा ग्रेनाइट कैसा दिखता है, बासाल्ट कैसा दिखता है, ठीक है। इसके अलावा इसे पाताली चट्टान क्यों बोला जाता है? पाताली चट्टान मतलब प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक, याद रखिएगा, यूनानी देवता प्लूटो के नाम पर, यूनानी देवता प्लूटो के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? प्लूटो के नाम पर प्लूटोनिक रॉक रखा गया इसका नाम। चलिए, तो यहां पर क्या समझा आपने? जब क्रस्ट के नीचे अधिक गहराई में मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो पाताली चट्टान बनती है। इससे रवे जो होते हैं आकार में बड़े होंगे। ये एग्जांपल है ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों का। यूनानी देवता प्लूटो के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? प्लूटोनिक रॉक रखा गया। हम तो पाताली बोल रहे हैं, लेकिन पाताल का मतलब प्लूटो होता है। ये इंग्लिश में प्लूटो इसलिए बोला गया ताकि यूनानी देवता प्लूटो के नाम पर इसका नाम प्लूटोनिक रखा गया। हम चूंकि अंदर की बात कर रहे हैं तो हम पाताल की बात कर दिए, हमने इसे हिंदी में क्या बोल दिया? पाताली चट्टान। चलिए, अब मध्यवर्ती चट्टान क्या बोलेंगे? जब मैग्मा
जब मैग्मा क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर मतलब बाहर नहीं बोल रहा हूं, क्रस्ट की अवसादी चट्टानों में, क्रस्ट की अवसादी चट्टानों में मेंशन कर दे रहा हूं, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, और ये क्रस्ट के नीचे यहां पर आग्नेय चट्टानों में, या फिर आग्नेय आग्नेय फिर मिक्सअप हो जाएगा, चलिए छोड़िए। तो जब मैग्मा क्रस्ट की अवसादी चट्टानों में, या ठीक है अवसादी चट्टानों में धरातलीय अवरोध के कारण, ये तो तय है कि अवसादी चट्टानों में ही मैग्मा जमेगी, ठीक, तो इसमें परेशान मत होइएगा। जब मैग्मा क्रस्ट के की अवसादी चट्टानों मतलब ऊपर की जो अवसादी चट्टानें थी उसमें धरातलीय अवरोध के कारण, धरातलीय अवरोध के कारण, मैं कल ही स्पष्ट किया था कि ठोस चट्टान को तोड़ना आसान है लेकिन परतदार चट्टान को तोड़ना आसान नहीं है। क्रस्ट के ऊपर की परतें जो है, क्रस्ट के ऊपर जो है वो परतदार चट्टानें हैं, यानी अवसादी चट्टाना, हर एक परत को तोड़कर ऊपर जाना मैग्मा के लिए उतना आसान नहीं है। तो धरातलीय अवरोध के कारण जब मैग्मा परतों में, नलियों में और छिद्रों में क्या हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, छिद्रों में जम जाती है या ठंडी हो जाती है, और कालांतर में और फ्यूचर में यह अवसादी चट्टानों के अपर्दन से, अवसादी चट्टानों के जब अवसादी चट्टानों का अपर्दन होगा, अपर्दन से ये हिस्सा क्या होता है, दृश्यगत होता है, क्योंकि ये जो ऊपर की अवसादी चट्टानें कभी ना कभी इसका क्षरण होगा, ये अवसादी चट्टानें हटेगी, तो इसके हट जाने के बाद अंदर आपको ठोस जमी हुई आग्नेय चट्टानें देखने को मिलेगी, जिसे आप मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बता दीजिएगा मैग्नेटाइट, गैब्रो और डोलेराइट, ये एग्जाम्पल के तौर पे चट्टानें देखने को मिलती हैं। मैग्नेटाइट चट्टानें, गैब्रो और डोलेराइट, ये चट्टानें आपको कौन सी किस में देखने को मिलती है, मध्यवर्ती चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक ठीक, यहां तक क्लियर रुक्मणी? अब देखिए थोड़ा सा यहां समझिएगा, ये तो हो गया दो, ये जो मैंने लिखा है ये कब समझ में आएगा, जो मैंने कल बताई थी उन चीजों को ध्यान में रखेंगे तब समझ में आएगा। कल की क्लास जरूरी है आज की क्लास के लिए, कल का कंसेप्ट जरूरी था आज की क्लास के लिए, नहीं तो मैं तो लिख के हट जाऊंगा। समझना आपको कल के रेफरेंस से होगा, याद रखिएगा। ये हो गया बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। अब बाह्य निर्मित मतलब जब ये हो गया आपका क्रस्ट, और जब मैग्मा अंदर के हॉट स्पॉट से आ रही है और क्रस्ट को पार करते हुए, अब क्रस्ट में नीचे वाले हिस्से में मैंने पहले ही बताया है कि आग्नेय चट्टान और ऊपर के हिस्से में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। उस आग्नेय अवसादी चट्टान को पार करते हुए जब ये बाहर आएगी और सतह पे जमने लगेगी, और मैं ये भी बताया हूं कि कौन सी दो प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, केंद्रीय विस्फोट से निकला मैग्मा और दरारी उद्गार से निकला मैग्मा, अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करेगा, वो छोड़ दीजिए। तो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानों में क्या बताएंगे, जब मैग्मा क्रस्ट के बाहर जब मैग्मा क्रस्ट के बाहर आकर तुरंत ठंडा हो जाए, तुरंत ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं कौन सी चट्टान, लावा चट्टान। इसे ही बोलते हैं ज्वालामुखी या दक्कन की चट्टानें। जो आपने दक्कन चट्टान सुना होगा, दक्कन रॉक सुना होगा, वो यही है। लावा चट्टान, ज्वालामुखी या दक्कन की चट्टानें, इसी को बोलते हैं। जब मैग्मा क्रस्ट के बाहर आकर तुरंत ठंडा, तुरंत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, और उन दोनों के मामले में धीरे धीरे तुरंत ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे लावा चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान या दक्कन की चट्टानें कहती हैं। इसके अलावा ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या चट्टानें बनती है तो बता दीजिएगा, बासाल्ट। और इतना ही नहीं, ये जो ग्रेनाइट बनी है इसमें सिलिका की मात्रा, वही जो बारीक कण है वही है सिलिका। सिलिका की मात्रा इसमें कितनी होती है, 70 से 77%, यानी इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर बासाल्ट चट्टान के। तो ये जो चट्टान बनती है, यानी ये जो लावा चट्टान बनी है, यानी जो दक्कन का पठार है, आपने भारत में दक्कन का पठार देखा होगा, वो जो दक्कन का पठार है वही दक्कन की चट्टान, ये लावा चट्टाने हैं, वो एक बासाल्ट चट्टान है। लावा एक ऐसी चट्टान है तो बता दीजिएगा बासाल्टिक रॉक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बासाल्ट चट्टान, और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, 52% से कम होती है, और ये 70 से 77% के आसपास होती है।
बासाल्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, तुरंत ठंडी हो गई तो अगले पॉइंट बता दीजिएगा, इनके रवे होंगे, इनके जो रवे होंगे वो आकार में क्या होंगे? रवे मतलब कण आकार में कैसे होंगे? तो बता दीजिएगा, छोटे होते हैं। इनके रवे जो है आकार में छोटे होंगे और ये आपकी बासाल्टिक चट्टान में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आकार बड़े हैं तो इन चार कणों के बीच का होल भी बड़ा होगा, याद रखिएगा, जिसको आप रंध्र कहते हैं। इन होल्स को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और अगर कण और छोटे हो जाए तो छोटा क्या होगा? रंध्र छोटे हो जाएंगे, होल छोटे हो जाएंगे। और अगर कण और बारीक हुआ तो होल और बारीक हो जाएंगे। और जब कण बहुत बारीक हो जाए तो ये होल ही दिखाई नहीं देंगे। तो मैं अगला बोलने वाला हूं, रंध्र विहीन, जिनके होल ही ना हो, को ग्लासी मैग्मा, रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा के कुछ एग्जाम्पल देख लो। मैं रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा, मैं आपको दिखाऊंगा आग्नेय चट्टानें कैसी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि बासाल्ट चट्टान कैसी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा कैसी होती है। ये जो रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा है, इसमें बता दीजिएगा प्यूमिस, प्यूमिस, परलाइट, पीच स्टोन, पीच स्टोन और ऑब्सिडियन, और बता दीजिएगा ऑब्सिडियन। ये कुछ चट्टाने हैं जो रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा कहलाते हैं। मतलब इनके कण इतने बारीक होते हैं कि रंध्र ही दिखाई नहीं देते, होल्स ही दिखाई नहीं देते। चलो मैं आपको समझाता हूं, ये आपको देखने को मिलेगा डायग्राम में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। खुल जाए यार। ग्रेनाइट, सबसे पहले आप ग्रेनाइट देखिए। ग्रेनाइट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ग्रेनाइट के अगर आप कण देखने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर ये मैं इसमें जाता हूं, मैं ये बेसिकली चट्टान है, ये देखिए अगर मैं ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा उसे क्लियर, तो वो था, क्लियर हो जा। चलिए छोड़िए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इनके कण दिख रहे होंगे, अगर आपको देख पा रहे होंगे, कुछ जवाब दीजिए अगर देख पा रहे हैं तो। यहां पर इनके कण देखने को मिलेंगे, ये कण देखने, अब साफ साफ दिखता है कि कण बड़े बड़े हैं, साफ साफ दिख रहा है कण बड़े बड़े हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, आप देखिए इनके कण कैसे हैं, बड़े बड़े दिखेंगे आपको। ग्रेनाइट के कण बड़े बड़े होते हैं, देखिए कण साफ साफ दिख रहा है, आकार में बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए ग्रेनाइट। इस टाइप की चीजें होती है ग्रेनाइट, 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 ये ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, अरे यार खुल जा, ये कहां से खुलता है? टच पैड आ ही नहीं रहा है, खुल जा खुल जा खुल जा। हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका बासाल्ट। अब देखिए बासाल्ट आपको मैं दिखाता हूं, ये जो बासाल्टिक रॉक है, इसके कण देख लीजिए, आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं ये दिखा देता हूं, ये इसके कण है, ये देखिए, अगर थोड़ा देख पा रहे हैं तो ये कण है। इसको देख के आप बता पाएंगे कि ये कण छोटे हैं आकार में, कण बारीक है, ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है बारीक, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए इनके कण आपको बारीक दिख रहे होंगे, ये आपका गरम गरम मैग्मा निकल रहा है और ठंडा होके, ठीक है, तो ये कण में आपको बारीक दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के देखिए, ये सब आपका बासाल्टिक रॉक है। और यहीं पर अगर मैं बात कर लूं ऑब्सिडियन का, खुल जा, ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन रॉक की मैं बात करूं, आप इसे देखकर पहचान पाएंगे, कह पाएंगे आप देखिए इसे, ये देखिए, आप इसमें देखिए इतना शाइनिंग, इनके होल्स ही नहीं दिखेंगे आपको। देखिए ये हथियार बन रहे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं वैसे।
ये देखिए आप बताइए, इनके होल्स दिख रहे हैं? ये कण ही इतने बारीक है कि आपको होल ही नजर नहीं आएंगे। ये देखिए इस टाइप के, ये है ऑब्सिडियन। इसी टाइप का प्यूमिस, परलाइट, पीच स्टोन, ये देखिए इतना शानदार। ये अलग कलर में भी है, ब्लू ऑब्सिडियन। ठीक, देखिए कितना शाइनिंग वाला पत्थर है। ठीक है, चलिए हो गया। यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है? थीम समझ में आ रही है? प्यूमिस, परलाइट, पीच स्टोन, ऑब्सिडियन। रुक्मणी नहीं, फिर हाँ क्या कह रही हो आप? चलिए, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका इग्निशियस रॉक। क्लियर है? आग्नेय चट्टान, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये इग्निशियस रॉक किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टानों में। चलिए पेज बदल लेते हैं। अब अगला लिखिएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये जो क्रस्ट है, ये जब ठंडी हुई थी तो इसमें कौन सी चट्टान बनी थी? आग्नेय। और समय के साथ ये हो गई क्या? रूपांतरित। अब इसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, जो पृथ्वी की सतह की बात हो रही है, पृथ्वी की सतह पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी चट्टानें बनी? अवसादी। अपर्दन ही काफी नहीं है, निक्षेपण होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था डिपोजिशन होना जरूरी है। जब डिपोजिशन होगा तभी ये कौन सी चट्टान बनेगी? अवसादी चट्टान बनेगी। ठीक है, तो क्या बताइएगा, पृथ्वी की सतह पर कौन सी? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो बता दीजिएगा, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है, पहली चीज। दूसरा क्या बताएंगे? पहला तो इनके निर्माण पर आपने बता दिया, पहला निर्माण में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि निर्माण में। दूसरा आप बता दीजिएगा ये कैसी होती है, या फिर और बता दीजिएगा पुनः निर्मित चट्टान होने की वजह से। अवसादी पहले बनी हुई चट्टान के बाद बनने वाली चट्टान है। सेडिमेंट्री रॉक पहले चट्टान से बने सेडिमेंट से बनती है, याद रखेगा। यानी ये पुनः निर्मित चट्टानें हैं। पुनः निर्मित चट्टान होने की वजह से ये कैसी होती है? परतदार होती है। परतदार होती है, इसलिए इसमें जीवाश्म होते हैं या हो सकते हैं, जीवाश्म पाए जा सकते हैं, बशर्ते अवसादी चट्टानें। या बात ये भी नहीं हो रही कि कहाँ की अवसादी चट्टानें, हालांकि ये जीवाश्म पाए जा सकते हैं। अगर ये समुद्र की अवसादी चट्टानें तो उसमें फॉसिल पाए जाएंगे, और स्थल की अवसादी चट्टानें हैं तो हो सकता है कि इसमें पाए जाएं और ना पाए जाए। तो परतदार होती है तो जीवाश्म पाए जा सकते हैं, और अगर जीवाश्म की उपस्थिति होती है, अगर फॉसिल पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाया जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? तो बता दीजिएगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाया जाता है। यानी परतदार चट्टानों में जहां जीवाश्म होंगे वहां पर पाया जाएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसके अलावा अगर चट्टान की मैं बात करूं, या इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि क्रस्ट में अवसादी चट्टानों के अगर योगदान की मैं बात करूं तो क्षैतिज योगदान और एक हो गया ऊर्ध्वाधर योगदान। दो योगदानों की मैं बात करूंगा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जब बात क्षैतिज की होती है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली, यानी सरफेस पर कितनी अवसादी चट्टानें पाई जाती है, पूरी क्रस्ट पर कितनी अवसादी चट्टानें पाई जाती है, तो क्रस्ट के 75% भाग पर, क्रस्ट के 75% भाग पर कौन सी चट्टानें हैं? तो बता दीजिएगा, अवसादी चट्टान पाई जाती है। और जब बात ऊर्ध्वाधर की करें, यानी कि वर्टिकली मतलब ये जो क्रस्ट है वो अंदर में कितना अवसादी चट्टानें हैं, तो ऊर्ध्वाधर आधार पे क्रस्ट का योगदान क्या बोलता है, अवसादी चट्टान का योगदान क्रस्ट में सिर्फ कितना प्रतिशत है?
5%। ऊपरी सरफेस पर मात्र 5% अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जबकि अंदर में 95% आपकी कौन सी चट्टानें होती है, तो बता दीजिएगा, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान होती है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टान पाई जाती है, ये क्लियर समझिएगा। तो यहां पर क्षैतिज की बात करें तो क्रस्ट में क्षैतिज आधार पर अवसादी चट्टानों का योगदान मात्र 75% का है, जबकि ऊर्ध्वाधर आधारों पे अवसादी चट्टानों का योगदान मात्र 5% है। ये आप समझिएगा, वो भी ऊपर के हिस्से में 5% और अंदर 95% आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। और इसके अलावा अवसादी चट्टानों को 3 तरह से बांट कर देख सकते हैं। एक, ये अवसादी चट्टान बनी कैसे है, कौन सी क्रियाओं से बनी है, तो यहां पर देखिएगा भौतिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें, भौतिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें। दूसरा, जैविक क्रियाओं से निर्मित, और तीसरा है रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें मतलब वो देखिए आग्नेय चट्टान है, जब इसका अपर्दन होगा, अपर्दन से बनेगी मिट्टी या इसे आप बोलिए अवसाद, और इन्हीं अवसाद के जमने से अवसादी चट्टान। तो भौतिक क्रियाओं से जो अवसादी चट्टानें बनेगी, जैसे बलुआ पत्थर, सबसे पहला आप बता दीजिएगा बलुआ पत्थर, उसके बाद बता दीजिएगा कांग्लोमेरेट, जिसको एक हिंदी में बोलते हैं गोलाश्म, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं शेल, मैं शैल नहीं बोल रहा हूं, शेल। ये सब भौतिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है, कांग्लोमेरेट यानी गोलाश्म एक अवसादी चट्टानें हैं, शेल एक अवसादी चट्टान है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, बालू जमेगी तो बालू का पत्थर बनेगा, और बालू का पत्थर अगर अपर्दन होगा तो बालू ही बनेगी, बात समझिएगा। और बालू यानी रेत अगर जमेगी और सेट होकर वो चट्टान बनेगी तो उसी को बालू का पत्थर बोलते हैं, बलुआ पत्थर। और यही बलुआ पत्थर अगर अपर्दन होगा तो फिर से बालू बनेगा। कोई भी चट्टान टूटती है तो अपने घटक तत्वों से में टूटती है, यानी वो जिससे बनी थी उसी में टूटेगी, याद रखिएगा। ये सब भौतिक क्रियाओं से बालू जो भौतिक क्रिया से निर्मित जो बालू बनेगा, वो बालू के जमने से क्या बना, बलुआ पत्थर बना। जैविक क्रियाओं से मतलब जीवों के दबने से जो चट्टानें बन रही है वो जैविक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें होगी। भौतिक क्रियाएं मतलब बालू उड़ के एक जगह पर जाके जम गई, वो बन गया बलुआ पत्थर। और उसी में अगर बालू के कण बड़े बड़े हो जाए, मतलब बड़े बड़े पत्थर आकर सेट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं गोलाश्म यानी कांग्लोमेरेट। मैं आपको डायग्राम होगा तो मैं दिखा दूंगा आखिरी में और समझ में आ जाएगा। जैविक क्रियाओं से निर्मित, यहाँ पे डायग्रामेटिक होता तो और थोड़ा सा बेहतर होता, ठीक है। फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए हम ये काम भी करेंगे डायग्रामेटिक। लेकिन डायग्रामेटिक में क्या होता है, आपका पूरा फोकस उसमें चला जाता है, उसको देखने समझने में, और मेन कंसेप्ट को आप समझते ही नहीं हो। वो कैसा दिखता है वो तो हम देख भी सकते हैं बाद में भी ना, कैसा दिखता है बलुआ पत्थर वो देखना ज्यादा जरूरी नहीं है, उस चीज को समझना ज्यादा जरूरी कि बलुआ पत्थर या बलुआ पत्थर जिसको आप सैंडस्टोन बोलते हैं बना कैसे, ठीक है, कैसे बन रहा है। ये कंटेंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बजाय डायग्राम में आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हो, उसको लगता है कि हाँ ये देख लिया मैंने, बस सब कुछ समझ लिया मैं, ऐसा नहीं है। जैविक क्रियाओं से निर्मित, तो क्या बनेगा जैविक क्रियाओं से, तो बता दीजिएगा चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ये जनरली जीवों की हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसके अलावा कोयला और पीट भी एक प्रकार का कोयला होता है, और पूरे कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ये जैविक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है, कोयला एक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, पीट एक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानों में क्या बताएंगे, नमक मतलब NaCl जो सोडियम क्लोराइड बना नमक, ये एक रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टान है। फिर आप बताएं सेल खड़ी, आप बता दीजिएगा सेल
सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी के मनके बनाए जाते थे, माला बनाए जाते थे। तो नमक, सेलखड़ी, ठीक है। इसके अलावा चाक, बचपन में चाक खाए होंगे आप, चौक, जिसको इसको आप खड़िया मिट्टी बोलते हैं, खड़िया मिट्टी। ये सब जो है वो रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा चूना पत्थर कौन सी, ये एक अवसादी चट्टान है लेकिन कौन सी क्रियाओं से बनी है। भौतिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें, जैविक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें और रासायनिक क्रियाओं से निर्मित अवसादी चट्टानें। ये है आपकी अवसादी चट्टानें। उसके बाद अगला है रूपांतरित चट्टान, और रूपांतरित समझ लेंगे, उसके बाद मैं रॉक साइकिल बताऊंगा पूरे को कि कैसे ये साइकिल काम करता है। अगला कौन सी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ये रूपांतरित चट्टान मतलब रूपांतरित होने वाली चट्टान, बदलने वाली चट्टान, जिसका रूपांतरण हो जाए, ठीक है। और आपके पास एट प्रेजेंट आपके पास दो चट्टानें हैं, एक है आग्नेय और एक है अवसादी। अगर रूपांतरण होगा तो इन्हीं दो चट्टानों में होगा, याद रखिएगा। अगर रूपांतरण होगा तो इन्हीं दो चट्टानों में होगा, यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों के। और ये किस वजह से होगा? जब परिभाषा लिख लीजिए, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में, और जब आप इसके बाद लावा ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी का पूरा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि अंदर से ये जो मैग्मा निकल रही है वही तो ज्वालामुखी है। इसके बाद मैं डिसकंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में आंतरिक संरचनाओं में बनी डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी के बाद हम पढ़ेंगे मैग्मा, सॉरी ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब रिपीटेशन होगा वहां पे, देखिएगा। अब जिसने ये चट्टान नहीं पढ़ी है उससे ज्वालामुखी समझ में नहीं आने वाला, याद रखिएगा। जब मैग्मा, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कारण की वजह से इसमें क्या हो जाए, चट्टानों का रूपांतरण हो जाए, तो उसे कौन सी चट्टान बोलेंगे? रूपांतरित चट्टान कहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से इनके रूप स्वरूप में, इनके काया में, इनकी संरचना में, इनके संगठन में किसी भी प्रकार से अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसे, तो फिर जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको मैं बता देता हूं कि चूना पत्थर अगर हाई टेम्परेचर की वजह से अगर किस में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो संगमरमर एक कौन सी चट्टान कहलाएगी? रूपांतरित चट्टान कहलाएगी। जबकि चूना पत्थर एक कौन सी चट्टान थी? अवसादी चट्टान। मतलब यहां पे समझना यह होगा कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, और यहां तक कि रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी नई रूपांतरित चट्टान बनती है। यानी रूपांतरण सिर्फ आग्नेय अवसादी का नहीं हो रहा है, बल्कि रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है और होता है। तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के वजह से उनके रूप स्वरूप में, उनके काया में, उनकी संरचना में, उनके संगठन में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब देखिएगा, अब आपके पास तीन टाइप की रूपांतरित चट्टानें हो सकती हैं। पहला, आप बताएंगे आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टान। तो ये बार बार रूपांतरित कंफ्यूज हो जाओगे। आग्नेय चट्टान के, लिखना ही पड़ेगा, क्या करोगे, रूपांतरण से निर्मित चट्टान, मत लिखो बार बार। तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित चट्टान। दूसरा आप बता दीजिएगा अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से, अवसादी चट्टान के रूपांतरण से निर्मित चट्टान। और तीसरी कंडीशन होती है रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित चट्टान। अब यहां पर वो कौन कौन सी आग्नेय चट्टान है और उसके रूपांतरण से क्या बनती है? तो सबसे पहला याद रखिएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बन जाती है नीस। नीस एक रूपांतरित चट्टान है
जो ग्रेनाइट किससे बनती है। वहीं पर बासाल्ट के रूपांतरण से बनता है सिस्ट, या शी कर लो पूरा। सिस्ट, आई थिंक यही स्पेलिंग है। चलिए, ग्रेनाइट से बनेगा नीस और बासाल्ट से बनेगा सिस्ट, और बासाल्ट से और बनेगा एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट, ये जो सिस्ट है और ये एम्फीबोलाइट है, ये ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनती है। और सादी चट्टानों में मैं आपको बता दूं, अगर क्या है, चूना पत्थर है, अगर डोलोमाइट है, और यहां तक कि चाक है, इससे क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। इसके रूपांतरण से क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। और वहीं पर अगर बलुआ पत्थर है और कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट है, तो उससे बनेगा क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज, या क्वार्ट्जाइट बोल दीजिए, क्वार्ट्जाइट। तो बलुआ पत्थर या कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट की रूपांतरण से क्या बनती है, क्वार्ट्जाइट बनती है। ठीक, और शेल के रूपांतरण से बनता है स्लेट। मैं फिर कह रहा हूं, शेल के रूपांतरण से बनता है स्लेट। स्लेट पेंसिल अगर आपने इस्तेमाल किया होगा, उसी स्लेट की बात हो रही है। और अब बात हो रही है उन रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण की। ठीक है, तो कौन कौन सी रूपांतरित चट्टान है। ये सेल बना था स्लेट, तो स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। अब स्लेट से बनेगा क्या, स्लेट के रूपांतरण से बनता है फाइलाइट, फाइलाइट। और ये फिर से फाइलाइट बनता है शिस्ट। ठीक, तो स्लेट के रूपांतरण से बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट के रूपांतरण से बनता है क्या, शिस्ट। और एक और चीज, गैब्रो, सॉरी, गैब्रो के रूपांतरण से बनता है सरपेंटाइन। ये भी लिख लीजिएगा। जहां ग्रेनाइट से बनेगा नीस, बासाल्ट से बनेगा सिस्ट या एम्फीबोलाइट, गैब्रो से बनेगा, ये गैब्रो से बनेगा सरपेंटाइन। और वहीं पर चूना पत्थर डोलोमाइट चाक से बनेगा संगमरमर, बलुआ पत्थर कांग्लोमेरेट से बनेगा क्वार्ट्जाइट, और सेल से बनेगा स्लेट, और फिर अगेन स्लेट से बनेगा फाइलाइट, और फाइलाइट से बनेगा सिस्ट। ये रूपांतरित चट्टान है। कोयले से क्या बनेगा, जरूरी नहीं मैडम कि कुछ बने, कोयला कोयला ही है। चलिए, अब मैं तो ये लिमिटेड बात बता रहा हूं, हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीजें हो, फिलहाल किताबों में तो नहीं थी, लेकिन हो सकता है कहीं और कुछ और सोर्सेस में कुछ और भी मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आखिरी का कौन सी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान पढ़ लीजिएगा। रूपांतरित चट्टान में यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी चट्टानें रूपांतरित है। ये अगर प्रश्न आता है तो आपको समझना होगा कि सिस्ट एक रूपांतरित चट्टान है, नीस एक रूपांतरित चट्टान है, फाइलाइट एक रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, क्वार्ट्जाइट एक रूपांतरित चट्टान है, स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट, ये सब रूपांतरित चट्टान है। किससे बन रही है वो डजंट मैटर, और सादी चट्टानों से बन रही है या आग्नेय चट्टानों से बन रही है या खुद रूपांतरित चट्टानों से बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी रूपांतरित चट्टान है ये पता होना चाहिए। या फाइलाइट के रूपांतरण से क्या बनता है, फाइलाइट के रूपांतरण से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आ सकते हैं, तैयार रहिएगा। अगर चट्टान से प्रश्न आते हैं तो इसी टाइप के प्रश्न होंगे। अब आखिरी में मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर का सबसे आखिरी चीज, जिसको बोलते हैं रॉक साइकिल। यहां तक समझ में आया, मैसेज कर दीजिए रुकमनी। रॉक साइकिल से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बनने वाली चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान। बात समझिएगा, आग्नेय चट्टान का जब अपर्दन और निक्षेपण होगा, सॉरी, जब अपर्दन और अपक्षय होगा, अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन मतलब इरोजन और अपक्षय मतलब वेदरिंग।
अपरदन और अपक्षय से क्या बनेगा? अवसाद बनेगा, सेडिमेंट। अवसाद बनना एक अलग बात है, अवसादों का दबना एक अलग बात है। अगर कोई मिट्टी बनी है तो मिट्टी हवा द्वारा यहां से वहां, वहां से यहां उड़ाती जाएगी, लेकिन अगर वो किसी जगह पर जम जाए तो अब प्रोसेस होता है इसका दबना यानी कंप्रेशन, फिर इसका जमना सीमेंटेशन। तो डिपोजिशन के बाद जब डिपोजिशन होता है इस सेडिमेंट का किसी जगह पर, तो वहां पर होता है क्या? कंप्रेशन, जिसको दबना कहते हैं। और एक होता है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन मतलब जब सीमेंट में पानी डाल दिया जाए तो सीमेंट सेट हो जाती है, मतलब जम जाती है, तो जमने को हम बोलते हैं सीमेंटेशन। तो इन अवसाद में जब क्या होता है? कंप्रेशन एंड सीमेंटेशन, डिपोजिशन के बाद तो जो बन के तैयार जो चट्टान बनती है उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो जो बन के तैयार होती है उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। और इस अवसादी चट्टान के फिर से अपरदन और अपक्षय से फिर से अवसाद बनेगी। वहीं दूसरी तरफ जब इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाए, यानी ताप और दाब दिया जाए, ताप दाब लिख लो, जब इसको क्या मिलेगा? ताप और दाब की क्रिया होगी तो यही आग्नेय चट्टान बन जाएगी। कौन सी चट्टान? रूपांतरित चट्टान। और अगेन इस रूपांतरित चट्टान के में क्या होगा? अपरदन और अपक्षय होगा तो बनेगी क्या? अवसाद। बात समझिएगा, आग्नेय चट्टानों के अपरदन अपक्षय से अवसाद बनेगी सेडिमेंट, रूपांतरित चट्टानों के अपरदन अपक्षय से अवसाद बनेगी, और अवसादी चट्टानों की भी अपरदन अपक्षय से अवसाद बनेगी। और इन्हीं अवसाद के कंप्रेशन सीमेंटेशन के बाद वो खुद अवसादी चट्टान बन जाएगी। और जब अवसादी चट्टानों में ताप और दाब की क्रिया होती है तो वो भी बन जाती है कौन सी चट्टान? रूपांतरित चट्टान। यानी आग्नेय चट्टान बनती है रूपांतरित चट्टान में, और अवसादी चट्टान भी ताप और दाब से बनती है रूपांतरित चट्टान। और इन्हीं रूपांतरित चट्टान को जब मेल्ट किया जाता है तो बन जाती है क्या? मैग्मा। और आग्नेय चट्टान को भी जब मेल्ट किया जाता है तो बन जाती है मैग्मा। लेकिन मैग्मा जब कूल होती है, मैग्मा जब ठंडी होती है तो बन जाती है अगेन आग्नेय चट्टान। यानी आग्नेय चट्टान का साइकिल देखेंगे तो घूमते फिरते, चाहे ऐसे जाकर आप ऐसे आइए या ऐसे से ऐसे आइए, कैसे भी आइए, आप देखिएगा आग्नेय चट्टान से बनेगी अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान से बनेगी रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान से बनेगी रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान जब मेल्ट होगी तो बनेगा मैग्मा, और मैग्मा जब ठंडी होगी तो बनेगा आग्नेय, और आग्नेय जब मेल्ट होगी तो बनेगा मैग्मा, और फिर मैग्मा ठंडी होगी तो बनेगा आग्नेय। तो ये है आपका एक रॉक साइकिल जो ये बताता है कि कैसे चट्टानें जहां से बनने शुरू हुई थी वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय बना था, और आग्नेय के मेल्ट होने से फिर से क्या बन जाएगी? मैग्मा बन जाएगी। तो ये हो गया रॉक साइकिल। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, ये चैप्टर समझ आया होगा। कंसेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टेक केयर। रुकमनी, समझ में आया बेटा? समझ में आया रुकमनी? चलिए, टेक केयर।